चैप्टर 2 कहाँ तक पहुँचा? कल हमने पेस्टल का कंप्लीट टेस्ट दिया। पेस्टल का कंप्लीट टेस्ट था। पेज 39 तक हमने टेस्ट दिया। मतलब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कंप्लीट थे, इकोलॉजिकल फैक्टर का हमने टेस्ट नहीं दिया। पढ़ लिया था वैसे हमने परसों, तो फिर कल टेस्ट क्यों नहीं दिया? अच्छा, मैंने कहा था मेरा कसूर। तू फोन को यूं लपट के कैसे बैठा हुआ है? क्या उसके अंदर क्या निकला है ऐसा? हाँ हाँ, क्या मिन्नतें कर रहा है? किसी की मिन्नतें कर रहा है फोन पे? हाँ। सो चैप्टर 2 का हमने नाम रखा था बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या था? Anything outside the business, i.e. industry, market that affect the business is called business environment। और हमें उस बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। क्यों एनालाइज करना है? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कैसे हमने एनालाइज करना है? यूजिंग पेस्टल फैक्टर्स, या हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल भी। मीन एनवायरमेंटल एनालिसिस हम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना है? पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू जो है वो अप्लाई करते हुए एनालाइज करना है। या कल हमें मिला हैरी पॉटर माइकल पॉटर, वो कहता है कि पॉटर्स 5 फोर्सेस के थ्रू भी आप एनालाइज कर सकते हो। करना क्या? हमने आइडेंटिफाई करनी है अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स, तो वो पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू भी आइडेंटिफाई हो सकती हैं, वो पॉर्टर 5 फोर्सेस फैक्टर के थ्रू भी आइडेंटिफाई हो सकती हैं। और अकॉर्डिंग टू पॉर्टर जब आपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, तो मतलब क्या है? एनवायरनमेंट का इंडस्ट्री को एनालाइज करना। और इंडस्ट्री को एनालाइज करने का मतलब क्या है? कंपटीशन को एनालाइज करना। और कंपटीशन को एनालाइज करना है तो आपने सिर्फ कंपैक्टर की तरफ से ही कंपटीशन नहीं, कंपैक्टर के अलावा 4 और फोर्सेस मिला के 5 फोर्सेस के पॉइंट से कंपटीशन को एनालाइज करना है। क्योंकि अगर कंपटीशन है तो आपका ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा, कंपटीशन लो है तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्ली मीट होगा। क्या थी वो 5 फोर्सेस? नाम देंगे जरा मुझे उनके? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। और 5वीं फोर्स क्या थी? कंपैटिटिव राइवरी, मीन कंपटीशन फ्रॉम कंपैटिटर। सो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और वो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं थ्रू पेस्टल फैक्टर्स भी। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं थ्रू पॉर्टर 5 फोर्सेस मॉडल भी। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा कब? जब हम ऑपरेट कर रहे हैं अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। अट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट नहीं करते। बैरियर टू एंट्री क्या थे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रेगुलेशंस, स्विचिंग कॉस्ट, टेक्निकल नाउ हाउ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो अगर हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? अपॉर्चुनिटी है। क्यों? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होगा? अवॉइड होगा। दिस मीन हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री में लॉ रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है न्यू एंट्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से?
न्यू एंट्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। क्यों नया इन्वेस्टर इस चीज़ को अवॉइड करते हुए इंडस्ट्री में एंटर नहीं होगा। दिस मीन हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए टेक्निकल नाव हाव बहुत ज़्यादा चाहिए, कोई एक्सपीरियंस चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, स्पेशलिस्ट स्किल्स चाहिए। तो हमारे लिए क्या है अपॉर्चुनिटी। क्यों कोई आके हमें नहीं छेड़ेगा। दिस मीन हम अपनी पोजीशन मेंटेन रख सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री में नए एंट्रेंट्स के लिए एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल है। तो ये क्या है थ्रेट है। क्यों कोई भी इजीली एंटर होके उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अवेल करके हमें अफेक्ट कर सकता है। मीन अगर बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट करते हैं तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा। और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो का मतलब क्या है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। हाँ अगर बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर क्या है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है। तो ये हमारे लिए क्या है थ्रेट है कि कभी भी कोई नया इन्वेस्टर आके हमारी पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा कब? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा कब? जब हमारी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। हाँ अगर हमारी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है लो है। कहते थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो होगा अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं लेकिन कस्टमर को सब्स्टिट्यूट पे जाने के लिए कोई स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। मीन कस्टमर ने हो सकता है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और सब्स्टिट्यूट पे जाने के लिए उसे हमें क्या पे करना पड़ेगी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पे करना पड़ेगी। या सब्स्टिट्यूट पे जाने के लिए उसे अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट पे जाने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट पे जाने के लिए कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। तो ये क्या है स्विचिंग कॉस्ट जो सब्स्टिट्यूट होने के बावजूद उसके थ्रेट को क्या करेंगे लो शो करेंगे। क्यों कस्टमर मूव इजीली नहीं हो सकता। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी। कब हाई होगी? जब फ्यू सप्लायर्स हैं मार्केट में। मीन बहुत कम सप्लायर है। मीन हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कम है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी जब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है सप्लायर की प्रोडक्ट का। मीन यूनिक प्रोडक्ट है उसके अलावा हमें कहीं और से कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती। मीन वो हमारी मजबूरी है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी जब उसकी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ आर प्रोडक्ट। तो सप्लायर बार्गेनिंग पावर हाई कहाँ पे होगी? जहाँ पे फ्यू सप्लायर है इन द मार्केट, जहाँ पे हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है उसकी प्रोडक्ट का, और जहाँ पे उसकी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सपोज हम डेल हैं बेचते हैं कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर वो पुर्जे वो डब्बा चलेगा किसके साथ? विंडोज़ के साथ। और विंडो हमें कहाँ से मिलनी है? माइक्रोसॉफ्ट से। और उसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज भी क्या हैं? फ्यू क्या हैं ही एक। तो माइक्रोसॉफ्ट की बार्गेनिंग पावर क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। हमारी बार्गेनिंग पावर लो। उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो कभी वो प्राइसेस चेंज कर सकता है, कभी वो सप्लाईज डिले कर सकता है, सप्लाई शॉर्ट कर सकता है। तो उससे हमारा ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो सकता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर लो होगी जब हमारे पास मैनी सप्लायर्स हैं। ये चूंचा करेगा भी तो हम किसी और से लेना शुरू कर देंगे। जब हमारे पास उसकी प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव अवेलेबल है, मीन ये चूंचा करेगा तो हम अल्टरनेटिव पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब उसकी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है कि नहीं देता तो भाड़ में जाए, हम अपनी प्रोडक्ट को किसी और तरह से बना के बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ ये होगी जब फ्यू सप्लायर्स हैं, जब अल्टरनेटिव नहीं है, या जब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगी कब? जब वो हमारा मेजर कस्टमर है। क्या है? मेजर कस्टमर है। मेजर कस्टमर मीन हमारी सेल का लार्ज पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। सपोज 50% हमारी सेल एक ही कस्टमर को होती है तो उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग। क्यों? हमारा मेन ब्रेड एंड बटर ये है। तो क्या हम अपनी मर्जी से हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं?
क्या हम अपनी मर्जी से अपनी बातें मनवा सकते हैं? नहीं, जैसे वो कहेगा हमें वैसे चलना पड़ेगा। वो अगर कहता है नहीं भाई मुझे रात को 3 बजे डिलीवरी चाहिए, तो मैं रात को 3 बजे उठ के जाके उसे डिलीवर करना पड़ेगा। वो अगर कहता है कि भाई ये प्राइस नहीं, मुझे इस प्राइस पे चीज़ें चाहिए, तो हमें उस प्राइस पे से चीज़ें देना पड़ेंगी। क्यों? वो नाराज हो गया तो उससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगी कब? जब हमारी प्रोडक्ट जो है वो अनडिफरेंशिएटेड है। हमारी प्रोडक्ट क्या है? अनडिफरेंशिएटेड। मीन मार्केट में कस्टमर के पास वैसी प्रोडक्ट अवेलेबल है, हमारी प्रोडक्ट कोई यूनिक नहीं है। हाँ, अगर हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, यूनिक है, कस्टमाइज्ड है, उसे कहीं और से मिल ही नहीं सकती। एप्पल आईफोन कि एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम iOS किसी और मोबाइल कंपनी में मिलेगा ही नहीं। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई हुई या लो हुई? लो हुई। तो कंपनी अपनी मर्जी से फिर हाई प्राइस ही चार्ज कर सकती है। हाँ, अगर अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो आप अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, आपको कस्टमर की मन मर्जी जो है वो मानना पड़ेगी। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई कहाँ पे होगी? जब हमारा मेजर कस्टमर है या हमारी प्रोडक्ट जो है वो अनडिफरेंशिएटेड है। या बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगी कहाँ पे? जहाँ पे कोई स्विचिंग कॉस्ट उसे बेयर नहीं करना पड़ती किसी और से बाय करने पे। मीन इजीली वो मूव हो सकता है, किसी और सप्लायर से चीज़ें ले सकता है, कोई फ़र्क नहीं से पड़ता, कोई कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगी। लेकिन अगर किसी और सप्लायर से चीज़ें बाय करने पे से स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, तो फिर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर लो, हमारी क्या होगी? हाई। तो जब हमारी हाई है तो हम अपनी मन मर्जी कर सकते हैं, मीन अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्ली मीट कर सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हाई है, क्योंकि वो मेजर है, हमारी प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है, उसे की कॉस्ट स्विचिंग बेयर नहीं करना पड़ती, तो फिर हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, फिर कस्टमर की मर्जी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा और उस सूरत में हमारा ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो सकता है। कंपैटिटिव राइवरी, कंपटीशन फ्रॉम कंपैटिटर हाई होगा कब? जब लार्ज नंबर ऑफ कंपैटिटर्स हैं इन मार्केट में, बहुत सारे कंपैटिटर्स हैं, तो कंपटीशन फ्रॉम कंपैटिटर क्या होगा? हाई। और जितना कंपटीशन हाई उतना हमारा प्रॉफिट कम या ज़्यादा? कम। क्यों? हम प्राइसेस कम चार्ज करेंगे। नहीं, फ्यू कंपैटिटर्स हैं, 2-3 हैं, तो उनके साथ हमारी बन सकती है, हम उनके साथ कार्टेल में भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ कंपैटिटर पे डिपेंड करता है कि कंपटीशन फ्रॉम कंपैटिटर हाई है या फिर लो है। या कंपैटिटिव राइवरी हाई या लो हो सकती है ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कि अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड है, मीन कंपैटिटर की प्रोडक्ट से डिफरेंट है, तो कंपटीशन होगा लो। लेकिन अगर हमारी जो प्रोडक्ट है कंपैटिटर की प्रोडक्ट भी वैसी है, फिर कंपटीशन क्या होगा? हाई। क्यों? हम अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, बल्कि अगर कंपैटिटर प्राइसेस लो करेगा तो हमें भी साथ लो करना पड़ेगी। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा कहाँ पे? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा कहाँ पे? जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, या जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में कोई बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट नहीं करते। बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट नहीं करते मीन कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम अचीव नहीं कर रहे, कोई टेक्निकल नाउ हाउ भी नहीं चाहिए। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा अगर हमारी इंडस्ट्री में बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट करते हैं, मीन हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री में लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए टेक्निकल नाउ हाउ चाहिए, या हमारी इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक एक्सेस अवेलेबल नहीं है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा कब? जब हमारी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो होगा जब सब्स्टिट्यूट नहीं है, या सब्स्टिट्यूट है लेकिन कस्टमर को बेयर करना पड़ती है क्या? स्विचिंग कॉस्ट। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी कब? जब फ्यू सप्लायर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू सप्लायर प्रोडक्ट्स, एंड सप्लायर प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एंड प्रोडक्ट। नहीं, सप्लायर पावर लो होगी
कहाँ पे? यहाँ पे फ्यू नहीं, मैनी सप्लायर है हमारे पास, ऑप्शन बड़ी हैं, जहाँ पे हमारे पास उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव अवेलेबल है, और जहाँ पे उसकी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, उसके बिना भी हमारा गुजारा हो सकता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगी कब? जब वो मेरा मेजर कस्टमर है, जब हमारी प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है, और जब उसे कोई स्विचिंग कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ती। नहीं, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो होगी जब वो सिंगल कस्टमर है, मेजर नहीं है, मीन इंडिविजुअल है, जाता भी है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अपनी मन मर्जी कर सकते हैं। जब हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, मीन उसकी मजबूरी है हमसे ही बाय करना, तो उसकी बार्गेनिंग पावर लो, हमारी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। जब उसे स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती हैं, किसी और से बाय करने पे कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, तो हमारी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग, कस्टमर की लो। कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर हाई होगा जब लार्ज नंबर ऑफ कंपैक्टर है इन द मार्केट, और हमारी प्रोडक्ट भी क्या है? अनडिफरेंशिएटेड। कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर लो होगा जब स्मॉल नंबर ऑफ कंपैक्टर्स हैं इन द मार्केट, और हमारी प्रोडक्ट क्या है? अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएटेड। आए पढ़ते हैं कुछ चीज़ें ऑन पेज 41। सो थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंटर्स का मतलब क्या है? रेफर्स टू द थ्रेट ऑफ न्यू बिजनेस एंटिटीज एंटरिंग द मार्केट एंड एडिंग विदाउट मच डिफिकल्टी टू कंपटीशन। और वो कब होगा? जब कोई बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट नहीं करते। कंपैटिटिव फोर्सेस आर रिड्यूस्ड व्हेन द बैरियर टू एंट्री आर हाई, मीन थ्रेट ऑफ न्यू एंटर्स लो होगा जब बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट करते हैं। फर्म्स ऑलरेडी इन द मार्केट कीप देयर प्राइस एंड प्रॉफिट्स लो। यहाँ पे एक कंपटीशन मार्केट में ऑलरेडी प्राइसेस या प्रॉफिट्स क्या होते हैं? लो होते हैं, और जब कोई नया इन्वेस्टर एंटर होता है तो उससे सप्लाई बढ़ती है, कम होती है? बढ़ती है, तो प्राइसेस क्या होंगी? कम होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें इनसे मसला है। सो इफ प्राइसेस वेंट अप and company profit margins improved, new firms would be tempted to come for higher profits and competition in the market is strong। और जितना competition उतना हमारा profit कम या ज़्यादा? कम। तो इसलिए हमें इनसे मसला है। और obviously कब मसला है? जब हमारी इंडस्ट्री में profitability हाई है। profitability हाई का मतलब हमारी इंडस्ट्री क्या है? अट्रैक्टिव। तो अगर अट्रैक्टिव है तो ऑलवेज हमें इनकी तरफ से डर है, इसलिए हमने कुछ ऐसा अपने बिजनेस के अंदर रखना है कि ये एंटर ना हो। उसके लिए हमें क्या अचीव करना है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? कोई लीगल कॉपीराइट्स वगैरह हमें ऑब्टेन करने हैं ताकि कोई आके हमें compete ना कर सके। थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट क्या है? इट अराइजेज व्हेन कस्टमर कैन स्विच इजीली टू बाइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, i.e. सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। इट वेरीज बिटवीन मार्केट एंड इंडस्ट्रीज। और नीचे कुछ उसने एग्जाम्पल दे दी। डोमेस्टिक हीटिंग सिस्टम, चूँकि हमारी बुक्स कॉपी मारी गई हैं ICAW ACCA से, और वो कहाँ पे है? यूके में। तो एग्जाम्पल भी उनके कल्चर की। अब यूके की बात करें तो यूके क्या है? एक ठंडा इलाका है, लेकिन वहाँ पे गर्मी नहीं आती। वहाँ पे गर्मी आती है, कितनी आती है? जितनी आजकल यहाँ पे है। मैक्सिमम वहाँ पे गर्मी आती है, कितनी आती है? जितनी आज यहाँ पे गर्मी है। इसलिए वहाँ पे घरों में AC नहीं, पंखों का भी रिवाज नहीं है। लेकिन ठंड होती है अच्छी खासी, समटाइम टेम्परेचर माइनस में भी जाता है, स्पेशली दिसंबर जनवरी में। तो हर घर के अंदर एक हीटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे हर रूम में फ़ैन AC का होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे फ़ैन AC नहीं, हीटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। और वो कोई सेंट्रल हीटिंग सिस्टम यूँ ग्रिल टाइप होता है दीवार के साथ लगा हुआ, जो चलता है या तो इलेक्ट्रिसिटी से या गैस से या फिर ऑयल मीन पेट्रोल से। तो कंज्यूमर के पास अल्टरनेटिव क्या है हीटिंग सिस्टम चलाने के लिए? गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है या फिर ऑयल है। तो अगर गैस वाले अपनी प्राइसेस बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर स्विच कर जाएगा कहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी या ऑयल पे। इलेक्ट्रिसिटी वाले अपनी प्राइसेस बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर स्विच कर जाएगा कहाँ पे? ऑयल या गैस पे। तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल। लाइक इन डोमेस्टिक हीटिंग सिस्टम, कंज्यूमर के पास चॉइसेस हैं क्या?
गैस फायर्ड, इलेक्ट्रिसिटी फायर्ड या फिर ऑयल फायर्ड। एक और एग्जांपल उसने दे दी, ट्रैवलिंग के लिए भी लोगों के पास वहाँ पे अल्टरनेटिव्स हैं। लाइक यूके में अगर लंदन की हम बात करें तो पूरे लंदन के नीचे जो है वो एक अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है। फिर पूरे लंदन के नीचे उन्होंने क्या किया हुआ है, एक ट्रेन का सिस्टम चलाया हुआ है। हमारे यहाँ पे ऊपर चलती है, वहाँ पे ज़मीन के नीचे चलती है, बेसमेंट। पूरे लंदन के नीचे उन्होंने बेसमेंट में ट्रेन का सिस्टम चलाया हुआ है। और इतनी फास्ट ट्रेन है कि सपोज अगर हमने यहाँ से गुलबर्ग जाना है तो 2 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, इतनी फास्ट ट्रेन है। गए स्टेशन पे, एक ट्रेन मिस हो गई तो ठीक 2 मिनट बाद नेक्स्ट ट्रेन आएगी, अब हम 4 मिनट में पहुँच जाएंगे। इसलिए लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी गाड़ी, अपनी बाइक्स नहीं रखते। क्यों? रोड पे ज़्यादा टाइम लगेगा गाड़ी या बाइक पे, ट्रेन के थ्रू क्विकली वो ट्रैवल करते हैं और पैसा भी कम लगेगा। ये गाड़ियों में इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वही पैसा आप किसी बिजनेस में लगा सकते हो। तो लोगों के पास ऑप्शन क्या है ट्रैवलिंग करने के लिए? अंडरग्राउंड ट्रेन है। इवन वहाँ पे बस सिस्टम भी बहुत अच्छा है। ये हमारी तो मेट्रो बस अब बनी है ना कि मेट्रो बस का एक सेपरेट रोड है जिसके ऊपर वो चलेगी, जिस वजह से क्विक है। तो वहाँ पे सदियों से ऐसा बस का सिस्टम है। बस की एक सेपरेट लेन है जिसके ऊपर सिर्फ बस ही चलेगी। हमने तो जंगले लगाए हुए ना, तो लोग उसमें बीच में ना घुसे, उन्होंने जंगले नहीं लगाए हुए, उसके बावजूद बस वाली लेन पे कोई बंदा नहीं आता। क्यों? जो गाड़ी आएगी बस वाली लेन में, फौरी कैमरा क्या करेगा, पिक्चर कैप्चर करके घर चलान भेज देगा। इसलिए वहाँ पे क्या है, बस का भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है, एफिशिएंट सिस्टम, एक सेपरेट लेन है। या ये हमारे पास ये उबर क्रीम अब आई है ना, वहाँ पे सदियों से इस तरह की कंपनीज चल रही हैं, कैब की भी, कि जहाँ पे भी आप खड़े हो सिंपली आपने क्या करना है, कॉल करनी है और आपके पास कैब आ गई। सो लोगों के पास ऑप्शन क्या है ट्रैवल करने के लिए? ट्रेन भी है, ऑप्शन क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, बस भी है, ऑप्शन क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, कैब भी है। और अगर ट्रेन वाले अपनी प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो लोग स्विच कर जाएंगे कहाँ पे, बस पे या कैब पे। बस वाले अपनी प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो लोग स्विच कर जाएंगे कहाँ पे। ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटीट्यूट जो हमें लिखनी आनी चाहिए। या एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट क्या दी जा सकती हैं, कोई फूड प्रोडक्ट की एग्जाम्पल भी दी जा सकती हैं। अब चूंकि ठंडा एरिया है तो लोगों ने क्या पीना है, चाय या कॉफ़ी, और वहाँ पे चाय और कॉफ़ी दोनों की प्राइस सेम है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि चाय 20 रुपए का कप है तो कॉफ़ी 100 रुपए का कप है, नहीं, दोनों की प्राइसेस वहाँ पे सेम है, दोनों 1 पाउंड की है। और अगर चाय वाले अपनी प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो लोग स्विच कर जाएंगे कहाँ पे, कॉफ़ी वाले अपनी प्राइसेस इंक्रीज करेंगे स्विच कर जाएंगे कहाँ पे, चाय पे। तो ये 3 एग्जाम्पल पढ़ के देखें, समझ आती है हमें। मीन सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर के पास अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं या नहीं हैं, तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई है, अल्टरनेटिव नहीं है तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो है। तो एग्जामिनर कह सकता है कि आप क्या करें, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट की कुछ एग्जांपल्स दे दें। हम अपने पाकिस्तान से भी दे सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है क्या, बर्गर खाना है, शवारमा खाना है या पिज़्ज़ा खाना है इन फास्ट फूड। क्यों? कंज्यूमर खाने क्या गया है, गंद, फास्ट फूड मीन गंद। तो उसके पास ऑप्शन है बर्गर खा ले, पिज़्ज़ा खा ले या शवारमा खा ले। हमने जो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी सब्स्टिट्यूट, वो पढ़ा था पेप्सी कोक, वो थी प्रोडक्ट। यहाँ पे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, आपकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बनाने वाला बिजनेस, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। यहाँ पे पेप्सी कोक क्या है, कंपैटिटर। सेम प्रोडक्ट बनाने वाले जो बिजनेस हैं वो क्या है, कंपैटिटर। आपकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बनाने वाले बिजनेस क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में क्या हम देख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो क्या है, सब्स्टिट्यूट है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई कहाँ पे होगी, when major supplier, for example Microsoft or supplier, charge high price to their business customers and these business are unable to pass it on to their own customers, charging higher prices for their own product, thus competition is strong। मीन कैसे सप्लायर आपको कंपटीशन प्रोवाइड करता है। और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी व्हेन स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर टू द मार्केट, मीन फ्यू है, नंबर में ज़्यादा नहीं है।
नो सब्सटीट्यूट फॉर प्रोडक्ट सप्लाइड मीन उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव नहीं है, या सप्लायर प्रोडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एंड प्रोडक्ट दैट आर मेड विद इट मीन उसकी प्रोडक्ट हमारी एंड प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये 3 पॉइंट हमें लर्न करने हैं। सप्लायर पावर हाई कहाँ पे होती है और सप्लायर पावर लो कहाँ पे होती है, वो भी क्या करना है, इन्हीं तीनों पॉइंट्स को हमने उल्टा देना है कि जब स्मॉल नहीं लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं, व्हेन वी हैव अल्टरनेटिव ऑफ सप्लायर प्रोडक्ट्स and when supplier product is not an important component of our end product. Bargaining power of customer का मतलब क्या है? Powerful buyers such as supermarkets, buyers in the market of consumer goods. ये आपने देखा होगा कि पेप्सी कोक की जो 1.5 लीटर बोतल है, ये छोटे स्टोर पे महंगी होती है, बड़े स्टोर पे सस्ती मिल रही होती है। इसकी क्या रीज़न है कि बड़ा स्टोर क्या करता है, बल्क में बाय करता है, और बल्क बाय करता है तो क्या है, मेजर कस्टमर, और मेजर कस्टमर है तो फिर अपनी मर्जी से प्राइस ही चार्ज करता है। भाई मुझे कोक इतने की नहीं चाहिए, मुझे कोक 60 की चाहिए ताकि मैं 62 की बेच सकूं। और पेप्सी कोक को इनकी बात मानना पड़ती है। क्यों? ये जो सुपरमार्केट बड़े स्टोर्स हैं, इनकी बार्गेनिंग पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। छोटा स्टोर उसने थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करनी है, उसे पेप्सी कोक वाले कहते हैं भाई 80 की आपको देंगे, आप आगे 85 की बेचो, जितने की मर्जी बेचो। तो फिर अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता मुझे 60 की चाहिए। क्यों? वो क्या है, इंडिविजुअल कस्टमर। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, पावरफुल बायर्स सच एज सुपरमार्केट्स, बायर्स इन द मार्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर एबल टू फोर्स डाउन प्राइसेस फ्रॉम सप्लायर फॉर रीसेल using the threat of refusing to buy and switching to other supplier. Thus profit margin are low in the manufacturing industry for many consumer goods. हम bargaining power of customer high कहाँ पे होती है, when volume of their purchase is high relative to size of the supplier. मीन क्या है, मेजर कस्टमर है, मीन ज़्यादा पार्ट सेल का कंट्रीब्यूट कर रहा है। Undifferentiated rival supplier products are largely the same size. मीन आपकी प्रोडक्ट क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, मीन कस्टमर के पास ऑप्शन है, कहीं और से बाय कर सकता है। या लो स्विचिंग कॉस्ट फ्रॉम वन सप्लायर टू अनदर सप्लायर, मीन कस्टमर को कोई स्विचिंग कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ती। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो होगी जब वो मेजर कस्टमर नहीं है, सिंगल इंडिविजुअल मीन स्मॉल कस्टमर है, मीन वॉल्यूम ऑफ परचेज उसका हाई नहीं स्मॉल है। व्हेन हमारी प्रोडक्ट क्या है, डिफ्रेंशिएटेड है, when customer have to bear switching cost from one supplier to another। तो ये 3 पॉइंट हमने रटा लगाने हैं, 3 पॉइंट रटा लगाने हैं। सप्लायर पावर हाई कहाँ पे होती है, 3 पॉइंट रटा लगाने हैं। कस्टमर पावर हाई कहाँ पे होती है, इन्हीं कोई उल्टा देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, दोनों की लो हो जाएगी। एग्जामिनर अगर ये पूछ रहे कस्टमर पावर लो कहाँ पे होती है, तो इन्हीं को उल्टा देना। कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर हाई कहाँ पे होगा, लार्ज नंबर ऑफ कंपैक्टर है इन द मार्केट, या हमारी प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएटेड है। या वो कहता है कि डिपेंड करता है कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर किस चीज पे, बैरियर टू एंट्री नहीं, बैरियर टू एग्जिट पे भी, बैरियर टू एग्जिट। बैरियर टू एग्जिट क्या है कि अगर हमारी इंडस्ट्री से किसी कंपैक्टर को आउट होने पे हैवी लॉसेस बेयर करना पड़ेंगे, मीन इधर जो मशीनरी पड़ी है वो सारी खटारा में फेंक के जाना पड़ेगी, कहीं और यूज हो ही नहीं सकती। तो ये क्या है, बैरियर टू एग्जिट, मीन कोई कंपैक्टर यहाँ से भागेगा नहीं। तो ये कंपटीशन मीन गंद हमेशा ऐसे ही रहेगा। हाँ, अगर हमारी इंडस्ट्री में जो मशीनरी पड़ी है वो कहीं पे भी और शिफ्ट कर सकता है या बेच सकता है इजीली, तो दिस मीन बैरियर टू एग्जिट एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या होगा, छोटे छोटे कंपैक्टर भाग जाएंगे, और भाग जाएंगे तो उसे कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर क्या हो जाएगा, लो हो सकता है फ्यूचर में। तो अगर हमारी इंडस्ट्री में बैरियर टू एग्जिट एग्जिस्ट करते हैं तो कंपटीशन हाई होगा या लो होगा, कंपटीशन हाई होगा या लो होगा, हाई होगा। क्यों, कोई कंपैक्टर इजीली यहाँ से नहीं जाएगा, तो ये यहीं पे रहेगा, तो मसला रहेगा ही रहेगा। हाँ, अगर हमारी इंडस्ट्री से आउट होने पे कोई बैरियर नहीं है,
मीन यही एसेट इजीली ये बेच के कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, किसी और बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, तो दिस मीन कंपटीशन क्या होगा, लो होगा। क्यों, छोटे छोटे कंपैक्टर्स भाग जाएंगे तो उससे हमारी पोजीशन स्ट्रांग मेंटेन हो सकती है। सो क्या है कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर, इट इज द राइवरी बिटवीन द कंपीटिंग बिजनेस एंटिटीज। Strong competition forces rival firms to offer their products at a lower price. मीन जितना कंपटीशन स्ट्रांग है उतनी प्राइसेस हमारी क्या हैं, कम होंगी। कंपटीशन स्ट्रांग होगा तो प्राइसेस ज्यादा होंगी, कम होंगी, कम होंगी। प्राइसेस कम होंगी तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, कम होगा। कंपटीशन कम है मीन मोनोपोली है तो हम हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, प्राइसेस हाई चार्ज कर सकते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो कंपैटिटिव राइवरी हाई कहाँ पे होती है, राइवल्स फर्म आर ऑफ रफली द सेम साइज एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। मीन जो कंपैक्टर के बिजनेस का साइज है उतना ही हमारे बिजनेस का साइज है। मीन जितनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो अचीव कर रहा है उतनी ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम अचीव कर रहे हैं। हम अगर प्राइसेस डाउन करेंगे तो वो भी अफोर्ड कर सकता है, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन स्ट्रांग रहेगा। हाँ, अगर कंपैक्टर की निस्बत हमारे बिजनेस का साइज स्ट्रेंथ लार्ज है, मीन हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा हैं, तो फिर हम प्राइसेस के थ्रू उसे compete कर सकते हैं। मीन कंपटीशन क्या होगा, तब लो होगा। लेकिन हाई कब होगा, जब कंपैक्टर के बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ सेम है टू आर बिजनेस, तो कंपटीशन क्या होगा, हाई। लो कब होगा, व्हेन कंपैक्टर बिजनेस साइज स्ट्रेंथ इज लोअर एज कंपेयर टू आर बिजनेस। लोअर है तो इसका मतलब क्या है, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर रहा, हम अचीव कर रहे हैं तो हम प्राइसेस पे उसे compete कर सकते हैं। सो कंपैटिटिव राइवरी मीन कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर हाई होगा जब कंपैक्टर बिजनेस साइज स्ट्रेंथ इज सेम टू आर बिजनेस। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर आर मैनी कंपैक्टर्स इन द इंडस्ट्री मार्केट, मीन नंबर ऑफ कंपैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तीसरा क्या है, फेली फिक्स्ड टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स एंड कस्टमर्स, लो ग्रोथ मार्केट, मीन हमारी मार्केट ग्रोथ क्या है, लो है, मीन नया कस्टमर नहीं आ रहा। और जब नया कस्टमर नहीं आ रहा तो हर बिजनेस की कोशिश होती है कस्टमर को खींचो अपनी तरफ, खींचो अपनी तरफ, कैसे, प्राइसेस की बेस पर, मार्केटिंग की बेस पर, तो वहाँ पे कंपटीशन हाई होता है। हाँ, अगर मार्केट में ग्रोथ रेट हाई हो, मीन नया नया कस्टमर आ रहा है, तो कंपटीशन भी क्या होगा, कम होगा। क्यों, नए कस्टमर को हम खींच सकते हैं। लेकिन जब मार्केट ग्रोथ रेट लो होता है तो वहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर हाई होगा जब हमारी प्रोडक्ट क्या है, अनडिफरेंशिएटेड, मीन राइवल फर्म्स प्रोडक्ट्स आर लार्जली द सेम। कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर हाई होगा व्हेन विड्रॉल कॉस्ट टू द इंडस्ट्री इज वेरी हाई। विड्रॉल कॉस्ट का मतलब क्या है, बैरियर टू एग्जिट हाई है, मीन आउट होने पे लॉसेस बेयर करना पड़ेंगे। सो 5 पॉइंट हमें लर्न करने हैं। कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर हाई कहाँ पे है, व्हेन कंपैक्टर बिजनेस साइज स्ट्रेंथ इज सेम टू आर बिजनेस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपैक्टर्स इन द मार्केट, लो ग्रोथ मार्केट, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड विड्रॉल कॉस्ट मीन बैरियर टू एग्जिट आर हाई। नहीं, कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर लो कहाँ पे होगा, when competitor business size strength is smaller to our business, तो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा अचीव कर रहे हैं तो हमें compete नहीं कर सकेगा। when there is small number of competitor in the market, when industry growth rate is high, when our product is differentiated, when withdrawal costs are low, लो है, छोटे छोटे कंपैक्टर क्या होंगे, भाग जाएंगे, आउट हो जाएंगे, विड्रॉ कर जाएंगे, तो उसे कंपटीशन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा, कब हाई होगा, जब हम अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, या व्हेन देयर आर नो बैरियर टू एंट्री, व्हेन देयर आर नो बैरियर टू एंट्री। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा when there are barrier to entry, या when barrier to entry are high, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लॉ, रेगुलेशन, टेक्निकल नाउ हाउ ये हाई है, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होगा, लो। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा when
देयर इज अल्टरनेटिव टू आवर प्रोडक्ट, थेटा सब्स्टिट्यूट लो होगा। व्हेन देयर इज नो अल्टरनेटिव आवर कस्टमर हैव टू बेयर स्विचिंग कॉस्ट। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी। फ्यू सप्लायर्स, नो अल्टरनेटिव, हिज प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर लो होगी। जब लार्ज सप्लायर है, वी हैव अल्टरनेटिव सप्लायर प्रोडक्ट, हिज प्रोडक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगी। when the volume of purchase is high mean major customer, when our product is undifferentiated he have so many options in the market, and when low switching cost। नहीं, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो होगी, हमारी बार्गेनिंग पावर हाई होगी। जब वॉल्यूम ऑफ परचेज उसका स्मॉल है मीन इंडिविजुअल कस्टमर है, जब हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, और जब कस्टमर को हाई स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। और जो औखा काम है वो क्या है, 5 पॉइंट कंपैटिटिव राइवरी हाई कहाँ पे होगी? When competitor business size strength is same to our business, when competitor business size strength is same to our business, when there are large number of competitors in the market, when market growth rate is slow, when our product is undifferentiated mean competitor product is similar to our product, and when withdrawal costs are high, withdrawal costs are high, barrier to exit are high। नहीं, competitive rivalry low होगी। when competitor business size strength is smaller to our business, when there are small number of competitors in the market, when industry growth rate is high, when our product is differentiated, and withdrawal cost are low। तो लर्न क्या करना हमने? 3 पॉइंट ये लर्न करने हैं, 3 पॉइंट हमने ये लर्न करने हैं, 5 पॉइंट हमने ये लर्न करने हैं कंपैटिटिव राइवरी के। कितने हो गए? 3 3 6 और 5 11 पॉइंट। ये अच्छा सा रटा लगाना है। साथ हमें वो जो 6 बैरियर टू एंट्री हैं वो हमने रटा लगाना है, और वो एक सेपरेट पेज है। पास में एग्जामिनर 2 दफ़ा ये मॉडल टेस्ट कर चुके हैं। एक दफ़ा 8 नंबर के लिए बैरियर टू एंट्री जो हैं वो एक्सप्लेन करें, तो 6 बैरियर टू एंट्री 8 नंबर के लिए सीधा रटा एक्सप्लेन कर दिया। एक दफ़ा उसने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बनाया। कब बनाया? पिछली अटेम्प्ट में। अगर हम आए ऑन पेज 48, स्प्रिंग 19 में एक क्वेश्चन उसने टेस्ट किया फॉर 12 मार्क्स। मुंतहा ग्रुप MG is considering to introduce airline service in a developing country। कंपनी क्या करने जा रही है? कोई एयरलाइन सर्विसेज देने जा रही है, मीन लाइक PIA कोई कंपनी बनाने जा रही है। The management of MG is in the process of analyzing the airline industry to determine the intensity of competition। लेकिन वो एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या देखना चाहते हैं? कंपटीशन को देखना चाहते हैं। और कंपटीशन जब आपने किसी इंडस्ट्री में देखना है तो कैसे देखना है? पोर्टर 5 फोर्सेस के थ्रू। क्यों? कंपटीशन सिर्फ कंपैक्टर नहीं, ये 5 फोर्सेस हमें प्रोवाइड करती हैं। So required explain the competitive forces that may have shaped the airline industry considering Porter 5 forces model। Your answer should clearly mention the strength of each force with the related argument। आपने एक्सप्लेन करना है कि 5 फोर्सेस जो है वो हाई हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में या फिर लो हैं। ऑन जनरल अब आपने बातें करनी है एयरलाइन इंडस्ट्री को माइंड में रखते हुए। हाँ, वो बंदा जिसने कभी जहाज़ पे ट्रैवल किया है वो तो शायद इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छी तरह से एनालाइज कर सकता है, और जो खुद जहाज़ हैं कभी उन्होंने जहाज़ पे ट्रैवल नहीं किया, उनके लिए थोड़ा सा औखा काम है, थोड़ा सा औखा काम है।
और ये 12 नंबर बड़े ही औखे हो गए स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? सब कुछ खुद से लिखना है, रटा शटा तो है ही नहीं। और सिनेरियो के अंदर भी कोई डिटेल नहीं है कि आपने इंडस्ट्री में कोई कंपैटर की हमें बात बता दी हो, कोई सप्लायर की बात बता दी हो, कस्टमर की बात बता दी हो, तो ऐसी भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो उठाया हमने थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। और अगर देखा जाए तो एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए? बहुत ज़्यादा चाहिए। लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं या बहुत लीनियंट होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। टेक्निकल नाउ हाउ भी स्टाफ के अंदर चाहिए, क्या ख्याल है? पायलट्स आपको चाहिए या आपको स्टीवर्ड चाहिए? तो उसके लिए आपको टेक्निकल नाउ हाउ चाहिए। तो क्या है? बैरियर टू एंट्री हाई हैं जो कंपनी को कंसीडर करना होंगे। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट क्या है? रेल पे भी लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कैब पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, एट नेशनल लेवल तो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवलिंग के लिए सब्स्टिट्यूट कस्टमर के पास अवेलेबल नहीं है, तो वहां से रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया जा सकता है। पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर कौन होंगे एयरलाइन इंडस्ट्री में? बिजनेस में सप्लाई सिर्फ मटेरियल की नहीं, लेबर जो काम करती है वो भी सप्लायर्स होती हैं। तो उसमें क्या होंगे? पायलट्स होंगे जहाज चलाने के लिए, और वो शायद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या होते हैं? बड़े फ्यू होते हैं। तो अगर हमें अट्रैक्ट करने हैं तो हाई सैलरीज हमें पे करना पड़ सकती है। सप्लायर्स कौन होंगे? हमने जहाज के अंदर लोगों को खाना भी देना है, तो उसके लिए हमें कोई कैटरिंग कंपनी जो है वो देखना होगी। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अवेलेबल होती हैं, खाना हमें इजीली लिया जा सकता है। कोई बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर फूड की सूरत में लो है, लेकिन पायलट्स की सूरत में क्या है? हाई है। बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बहुत सारी एयरलाइंस हैं, अब बहुत सारी एयरलाइंस हैं, और आपको क्या करना पड़ता है? कस्टमर को खींचने के लिए अच्छी सर्विसेज देना पड़ती हैं, प्राइसेस आपको लो रखना पड़ती हैं। हाँ, आप हाई प्राइसेस तब चार्ज कर सकते हो जब आपकी सर्विसेज कोई डिफरेंशिएटेड हो। क्यों? कस्टमर को कोई स्विचिंग कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ती। उसने क्या करना है? जहाज में जाके बैठना है, 4 घंटे बाद उतर जाना है। तो वो देख रहा होता है जहाँ पे उसे टिकट जो है वो लो प्राइस पे मिल रही है, इसलिए कस्टमर के पास अल्टरनेटिव्स हैं। आपकी प्रोडक्ट को इतनी डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या होती है यहाँ पे? हाई या लो? बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होती है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस हैं, तो आपको टिकट प्राइसेस लो रखना पड़ेंगी। कंपटीशन फ्रॉम कंपैटर, कंपैटिटिव राइवलरी हाई होगी लो होगी? हाई है। क्यों? बहुत सारी कंपनीज अब ऑपरेट कर रही हैं। कोई कंपनीज के नाम दिए जा सकते हैं? PIA है, एमिरेट्स है, इतिहाद है, शाहीन है। तो कंपटीशन फ्रॉम कंपैटर भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है क्यों? मैनी कंपैटर इन द इंडस्ट्री हैं। हाँ, आपको compete करने के लिए क्या करना होगा? आपको compete करने के लिए क्या करना होगा? अपनी सर्विसेज थोड़ी डिफरेंशिएटेड रखना होंगी, अपनी सर्विसेज थोड़ी डिफरेंशिएटेड रखना होंगी। आपको अच्छे जहाज रखना होंगे, बुरे जहाज, पुराने जहाज नहीं, नए जहाज आपको रखना होंगे। ये कोई 5 हेड्स के अंदर बातें करनी थी, लेकिन ऑन जनरल। और ऑब्वियसली जिसने ये बातें कर दी उसने एग्जामिनर को चांस दे दिया 12 में से कोई मार्क्स देने का। जिसने क्वेश्चन को सर पे सवार कर लिया और मारे गए, लुटे गए, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। टीचर ने भी हमें पढ़ाया ही नहीं है मॉडल इस तरह से। मतलब क्या हुआ कि हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी छोड़नी थी। जिसने अपनी छोड़ी उसने एग्जामिनर को चांस दिया मार्क्स देने का, जिसने क्वेश्चन सर पे सवार करके क्वेश्चन ही छोड़ दिया तो उसने एग्जामिनर को चांस नहीं दिया मार्क्स देने का। तो पेपर में 10 से 15 नंबर ऐसे होते हैं जो आप अकेले नहीं, सारी दुनिया वहां पे अपनी अपनी छोड़ रही होती है, जिसका पेट आंसर कोई नहीं है। एग्जामिनर को भी पता है कि इसका पेट आंसर कोई नहीं है, और मार्क्स उसको मिलने हैं जिसने कुछ लिखा है।
जिसने छोड़ दिया, लिखा ही नहीं, उसने एग्जामिनर को चांस नहीं दिया। तो अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका हमारे दिमाग में शायद उतना रटा नहीं है या उतनी प्रिपरेशन नहीं है, तो क्या करना है, उसका टाइम उसे देना है। 12 इंटू 1.8 किया तो बने 20 मिनट। तो आपने क्या करना है, 20 मिनट टाइम इसको देना है। जो भी दिमाग में आता है लिखना है। वो आपको लग रहा है शायद मैं गलत लिख रहा हूं, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर नहीं है। उसमें से एग्जामिनर को हो सकता है कोई एक दो बातें पसंद आई, उसने एक दो नंबर दे दिए आपको, तो 48 से 50 पे ले जाएगा। लेकिन जो लिखना है वो बड़ा खूबसूरत, जो लिखना है बड़ा खूबसूरत, उसके अंदर गीची मीची कांटे नहीं। जो लिखना है वो होनी चाहिए इंग्लिश पिंग्लिश नहीं, फिर जाके मार्क्स हमें देते हैं। इसका आंसर बैक पे दिया गया है, उसे प्लीज एक दफा रीड करके कमिंग क्लास में एज ए असाइनमेंट आप अटेम्प्ट करके साथ लाओगे। ये क्वेश्चन अटेम्प्टेड फॉर्म में एज ए असाइनमेंट कमिंग क्लास में साथ आना चाहिए। भाग जाओ, मिलते हैं मंडे को।